IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है पंकज सुबीर की कहानी स्थगित समय गुफा के वो फलाने आदमी, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। भाग 2। आपके पिता शायद आज सुबह या दोपहर को ही मर गए। मरने से पहले उन्होंने टट्टी पेशाब सब बिस्तर पर ही किया है। पूरा कमरा बदबू से भरा हुआ है। देखिए, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जो कुछ करना है अब सुबह ही होगा। महिला के उत्तर में एक आदमी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने कुछ रूखे तथा नाराजगी भरे स्वर में उत्तर दिया। खड़ी हुई महिला ने एक बार फिर कुछ उलझन भरी नजरों से बैठी हुई महिला की तरफ देखा। बैठी हुई महिला उसके देखने से निरपेक्ष पूर्व की तरह केवल गठरी ही बनी रही। देखिए, ऐसा मत कहिए। हम लोग क्या करेंगे इतनी रात को? प्लीज प्लीज देख लीजिए, क्या मदद कर सकते हैं आप लोग। खड़ी महिला का स्वर एकदम मुलायम हो गया। आपका भाई नहीं है कोई? है ना, हम 2 भाई बहन हैं। भाई अमेरिका में है। उसी ने कहा है कि बॉडी को रात भर घर में मत रखना। जो हो जैसा हो रात में ही हटवा देना। एक छोटा भाई, मेरा मतलब कजिन है, वो भी सुबह ही आ पाएगा। और आपके पति? जी, वो सुबह आ जाएंगे। आपको उनको अभी आने को कहना था। कम से कम कोई पुरुष तो रहता आप लोगों के साथ। वो नहीं आ सकते थे। कोई इंपॉर्टेंट समाचार आ गया था शाम को, उसी में लगे हैं अभी तक। आजकल काम बहुत बढ़ गया है उनका। दिन रात कवरेज करना पड़ रहा है उनको। और फिर ऐसे में उनको बुलाना यहाँ, उनको कुछ हो जाए तो? होने को तो हम लोगों को भी कुछ हो सकता था। आपने हमें भी तो यहीं बुलाया है। नाराज आदमी के स्थान पर इस बार दूसरे आदमी ने अपने स्वर में तंज घोलते हुए कहा। महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रही। हमसे काम पड़ गया है, रिश्ता थोड़ी जुड़ गया है। पहले से नाराज आदमी ने धीमे स्वर में बुदबुदाते हुए कहा। उसकी बात महिला के कानों तक नहीं पहुंची। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। तीनों आदमी ओहापोह में खड़े एक दूसरे से नजरों ही नजरों में प्रश्नोत्तर करते रहे। प्लीज मदद कीजिए आप लोग। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। आप मदद नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। महिला का स्वर एकदम विनती में बदल चुका है। उसने अपने हाथ भी जोड़ने की एक असफल कोशिश की। खड़ी महिला की बात सुनकर तीनों आदमी वहां से हट गए। शिवा होटल के सामने पड़ी हुई बेंचों पर जाकर बैठ गए और बात करने लगे। वैन चालक वैन के अंदर ही स्टीयरिंग से सर टिकाकर नींद ले रहा है। खड़ी महिला उलझन भरे स्वर में उधर देखती रही। कुछ देर खड़ी रही, फिर घर के अंदर चली गई। चलिए घर चलते हैं, बहुत हो चुकी समाज सेवा। समझ रही है कि हम उसके नौकर हैं। नाराज आदमी ने टीम लीडर जैसे आदमी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं भाई, अभी कैसे चल सकते हैं? उसका व्यवहार देखा तुमने? इस बार दूसरे आदमी ने टीम लीडर जैसे आदमी से कहा। ठीक है यार, हो जाता है ऐसा। अभी उस महिला को भूल जाओ। हाँ, यहां तक आ गए हैं तो काम निपटा कर ही चलते हैं। एक बार मेरी बात मान लो। ठीक है, मगर वहां चलकर हमें बात करने देना इस बार। नाराज आदमी ने उत्तर दिया। जब खड़ी महिला अंदर से वापस लौटी तो देखा कि तीनों आदमी भी होटल शिवा की बेंचों से उठकर वहां आ चुके हैं। तीनों को आया देखकर महिला के कदम कुछ दूर पर ही रुक गए। एक काम कीजिए, आप ऊपर जाकर कमरे की सफाई कर दीजिए। उसके बाद हम लोग बॉडी को उठा लेते हैं वहां से। अभी तो वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तीनों में से एक आदमी ने महिला की तरफ देखते हुए कहा। मैं कैसे कर सकती हूँ? वहां तो इन्फेक्शन का खतरा है ना बहुत। मैं तो कमरे में जा भी नहीं सकती हूँ। मेरी तो इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने तो मुझे बहुत बच के रहने को कहा है।
खड़ी महिला ने अटक अटक कर मानो बात बनाते हुए कहा। उसका चेहरा ऊपर जाकर सफाई करने की बात पर ही सफेद हो गया है। फिर कैसे हो सकता है? आप कुछ भी नहीं करना चाहती हैं और चाहती हैं कि हम आपकी मदद भी करें। ऐसे कैसे हो सकता है? उस आदमी ने कुछ तेज स्वर में कहा। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं कर सकती। मां की हालत तो ऐसी नहीं है कि वो ऊपर जा भी सकें। कुल मिलाकर हम दो ही तो हैं। क्या करें बताइए आप ही। खड़ी महिला ने अपनी आवाज में रुआंस घोल ली और थोड़ा भरे गले से भर्राती हुई आवाज में अंतिम वाक्य कहा। तीनों आदमी खड़ी महिला की रुआंसी आवाज सुनकर एक बारगी चुप हो गए। बस एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखते रहे। आप लोग कुछ कीजिए प्लीज। सरकारी मदद तो सुबह से पहले मिलने की उम्मीद नहीं है। खड़ी महिला ने तीनों आदमियों को ओहापोह की स्थिति में देखा तो लगभग उसी रुआंसी आवाज में अपनी बात कही। सरकारी मदद? आपको अभी भी लगता है कि सरकार जैसी कोई चीज है? वो आदमी जो पहले से नाराज है, उसने कुछ धीमी आवाज में मानो अपने आप से ही कहा। ऐसा मत कहिए। सरकार क्यों नहीं है? है सरकार। एक अकेला आदमी क्या क्या कर सकता है? इतनी ज्यादा आबादी है, उसके बाद भी एक आदमी जो कुछ कर सकता है उससे ज्यादा कर रहे हैं वो। आदमी की बात सुनकर खड़ी महिला का स्वर एकदम तीखा हो गया, जैसे उस आदमी ने उस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी हो। भक्त। इस बार आदमी ने अपना स्वर और धीमा कर लिया, इतना कि थोड़ी दूर चबूतरे पर खड़ी महिला को सुनाई नहीं दिया, बस उसके साथ के दोनों आदमियों को ही सुनाई दिया। जी, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बस ये कह रहा था कि आपको अगर लगता है कि सरकार है तो उसी को बुला लीजिए। वो ज्यादा बेहतर तरीके से मदद कर पाएगी आपकी। सरकार को? खड़ी औरत के तेवर एकदम नीचे आ गए, उसी स्थिति में जहां कुछ देर पहले वो थी, रोने की स्थिति में। जी, बुला लीजिए। यहां आने में सरकार को ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सरकार तो मन की गति से काम करती है। आपकी गुहार पर एक पैर पर दौड़कर आएगी। सुबह तक सरकार नहीं आए तो हमें बुला लीजिएगा, आ जाएंगे हम। फिलहाल हम चलते हैं। उस आदमी ने उतने ही ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसकी बात किसी निर्णय की तरह खड़ी महिला तक पहुंची। नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। आप लोगों के बारे में कितनी बातें सुनी है मैंने पिछले दिनों में। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे समय में। आप भी अगर मुझे और मां को मेरे हाल पर छोड़ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? किससे मदद की अपेक्षा करेंगे? भाई होता साथ तो वो कर लेता सर। खड़ी महिला ने लगभग रोते हुए अपनी बात कही। महिला की बात सुनकर एक बार फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अच्छा, हम करते हैं कुछ ना कुछ। आप ऐसा करिए, एक साफ चादर और 3 तौलिए ला कर दीजिए। खड़ी महिला को रोने की हालत में देखा तो टीम लीडर जैसे आदमी ने तुरंत महिला की बात खत्म होते ही निर्णायक स्वर में कहा। उस आदमी के ऐसा कहते ही बाकी के तीनों आदमियों ने हैरत के साथ उसकी तरफ देखा। उस आदमी ने हाथ से शांत रहने का इशारा किया उन तीनों को। उधर खड़ी महिला के चेहरे पर इस बात को सुनते ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वो तेजी के साथ लगभग दौड़ते हुए घर के अंदर चली गई। कुछ ही देर में महिला लौटी, हाथ में सामान ली। आदमी द्वारा बताए गए सामान के साथ एक सैनिटाइजर की बड़ी सी स्प्रे बॉटल भी लेकर आई है वो। खड़ी महिला ने वो सारा सामान चबूतरे के कोने पर रख दिया। चलो भाई, चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या किया जा सकता है। टीम लीडर जैसे आदमी ने बाकी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। एक आदमी ने बढ़कर चबूतरे के कोने पर रखा सामान उठाया और तीनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। भैया, पलंग पर का गद्दा और तकिया भी हटा दीजिएगा और एक बार सैनिटाइजर से स्प्रे कर दीजिएगा, पलंग पर, स्टूल पर और पूरे कमरे में। खड़ी महिला का पीछे से स्वर आया। हटाकर कहां रखे इन्हें? एक आदमी ने पलट कर पूछा। आप बॉडी के साथ ही ले जाइएगा, अब तो बेकार हो गए हैं ना सब। ले जाए? कहां ले जाए हम? ले जाकर फेंक दीजिएगा कहीं भी। कहीं भी? इस सामान से बीमारी फैल सकती है, किसी को भी लग सकती है। ऐसे कैसे कहीं भी फेंक सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रही थी कि
जहां भी संक्रमित खराब सामान को फेंक रहे हैं वहां फेंक दीजिएगा। हाँ, अगर कहीं जलाकर खत्म कर रहे हो तो जला दीजिएगा। देखिए भैया, यहां रहेंगे तो हमें डर लगा रहेगा संक्रमण का। तीनों आदमी सीढ़ियों के पास ही ठिठके रहे। कुछ देर एक बार फिर खामोशी छाई रही। कुछ देर की खामोशी के बाद टीम लीडर जैसा आदमी ही बोला, ठीक है, तो कुछ पुराने अखबार, एक झाड़ू और एक बड़ा थैला लाकर दीजिए। आवाज एकदम स्थिर है, भाव शून्य। आदमी की बात सुनकर खड़ी महिला अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद कहा गया सामान अपने हाथों में लेकर लौटी और उनको भी आदमियों से कुछ दूरी पर रख दिया। एक आदमी ने बढ़कर खड़ी महिला द्वारा रखे गए सामान को उठा लिया। इसमें अगरबत्तियां और माचिस भी हैं। सब सामान कमरे से हटाने के बाद इनको भी कमरे में जला दीजिएगा भैया। नीचे रखा हुआ सामान लेकर तीनों आदमी एक के पीछे एक सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। भैया, इसमें कपड़े के 2 बड़े थैले हैं। एक में थालियां, बोतलें, दवाइयां भर के ले जाइएगा। उनका भी क्या करें, अब काम में तो लेना नहीं है अब उनको भी। कोई और सेवा हो तो वो भी बता दीजिए, वो भी पूरी कर देंगे। भाई वाले काम सब हमसे करवा लिए हैं, तो पति वाला भी करवा लो। नाराज आदमी के साथ का दूसरा आदमी सीढ़ियां चढ़ते हुए जहर भरे स्वर में तंज के साथ बुदबुदाया। जी? खड़ी महिला को सुनाई नहीं दिया तो उसने प्रश्न किया। कुछ नहीं, हम आते हैं अभी। टीम लीडर जैसे आदमी ने उस तंज कसने वाले आदमी के कंधे पर थपथपाया और तीनों आदमी तेज कदमों से ऊपर चले गए। कमरे में पहुंचकर तीनों आदमी अलग अलग कामों में जुट गए। एक आदमी कमरे में फैले हुए सामान, थालियों, बोतलों, दवाइयों को अपने साथ लाए कपड़ों के 2 बड़े थैलों में से एक में भरने लगा। दूसरा आदमी मर चुके आदमी के कपड़े उतारने में लग गया और तीसरा मर चुके आदमी द्वारा त्यागे गए मल को पुराने अखबार से साफ करने लगा। रस, रूप, गंध, ध्वनि की अनुभूतियों से विहीन तीनों आदमी रोबोट्स की तरह काम कर रहे हैं। जमीन पर से सामान उठा रहा आदमी सारा सामान थैले में डालने के बाद कमरे में झाड़ू लगाने लगा। झाड़ू लगाते हुए उसे पलंग के पीछे की तरफ एक मोबाइल पड़ा मिला। पलंग पर से गिरने के कारण मोबाइल टूट गया है और बंद पड़ा है। उस आदमी ने मोबाइल को उठाकर उलट पलट कर देखा और अपनी जेब में रख लिया। झाड़ू लगाने के बाद उसने समेटा हुआ कचरा और झाड़ू भी थैले में डाल दिया। थोड़ी देर तक तीनों उसी तरह अपने अपने काम में लगे रहे। कुछ ही देर में नीचे का पूरा बिखरा सामान थैले में आ गया और बिस्तर पर की गंदगी भी साफ हो गई। मर चुके आदमी के शरीर पर से उतारे गए कपड़े और उसके शरीर को साफ करने में लगे पुराने अखबार भी तीनों ने कपड़े के दूसरे थैले में डाल दिए। कपड़ों के नाम पर एक लोअर और एक टी-शर्ट ही है। अंडरवेयर नहीं पहना है मर चुके आदमी ने, बस एक हाथ में घड़ी पहनी हुई है। जिस आदमी ने मोबाइल जेब में रखा था उसी ने घड़ी को भी उतार कर अपनी जेब में रख लिया। तीनों में एक आदमी तौलिया लेकर बाथरूम में गया और वहां से तौलिए को पानी से गीला कर लाया। उस गीले तौलिए से उस आदमी ने मर चुके आदमी का पूरा शरीर साफ किया। दुबला पतला मरियल सा शरीर का पीछे का हिस्सा साफ हो गया तो तीनों ने मिलकर मर चुके आदमी को उल्टे से सीधा किया, पलंग के उस हिस्से पर जो अपेक्षाकृत साफ है। तौलिए वाले आदमी ने अब सामने से भी मर चुके आदमी का शरीर साफ किया। जब मर चुके आदमी का पूरा शरीर साफ हो गया तो उस आदमी ने गीले तौलिए को भी कपड़े के थैले में डाल दिया। अब दूसरा आदमी सूखे तौलिए से मर चुके आदमी का शरीर साफ करने लगा, ऐसे निरापद भाव से जैसे किसी मेज या कुर्सी पर जमी हुई धूल को साफ कर रहा हो। सफाई करने के बाद तौलिया और बाकी का सामान भी तीनों ने थैले में डाल दिया। फिर पलंग पर पड़े तकिए को भी एक थैले में ठूंसा और दोनों थैलों का मुंह अच्छे से बांध दिया उनकी ही लटकनों से। कमरे में अब सामान के नाम पर बस मर चुके आदमी का शरीर, पलंग पर बिछा गद्दा और स्टूल ही है और 2 थैले जो भरे हुए हैं। अपने साथ लाए हुए नीले बैग की जिप को खोलकर तीनों ने
उस आदमकद बैग को जमीन पर बिछा दिया। फिर मर चुके आदमी को पलंग पर से उठाने का उपक्रम करने लगे। एक ने सिर की तरफ से पकड़ा, दूसरे ने पैरों की तरफ से और तीसरे ने कमर के पास हाथ लगाया। कुछ ही देर में मर चुके आदमी के शरीर को तीनों ने नीले बैग में रखकर उसे जिप लगाकर बंद कर दिया। मर चुका आदमी अब नीला आवरण ओढ़े जमीन पर लेटा हुआ है। उसके ठीक पास कपड़े के दोनों थैले रखे हैं। तीनों आदमी कमरे में बचे हुए साथ ले जाने वाले अंतिम सामान पलंग पर बिछे गद्दे को उठाकर खड़ी महिला द्वारा दी गई चादर में बांधने लगे। गद्दे को बांधकर तीनों ने उसे भी थैलों के पास रख दिया। जाने वाले 4 नग सामान, मर चुका आदमी नीले बैग में, 2 थैले और एक चादर की पोटली में बंधा गद्दा। एक आदमी पलंग और स्टूल को सैनिटाइजर स्प्रे से छिड़क कर सैनिटाइज करने लग गया और बाकी 2 आदमी कमरे में अगरबत्तियां लगाने लगे। सीढ़ियां उतरते समय 2 आदमी उस नीले बैग को हाथों में उठाए हुए हैं जिसमें मर चुका आदमी पैक है, और तीसरे आदमी ने एक हाथ में दोनों थैले तथा दूसरे में गद्दे की पोटली पकड़ी हुई है। सीढ़ियां उतरकर तीनों नीचे आए और खड़ी महिला तथा बैठी महिला के पास से होकर चबूतरे पर से गुजरे। दोनों महिलाओं ने अपने पास से गुजरते हुए उस नीले बैग को देखा जिसमें उन दोनों का कोई रिश्ता पैक किया हुआ है। तीनों आदमी चबूतरे की सीढ़ियां उतरकर वैन तक आए। वैन का पीछे का दरवाजा खुलकर साथ लाए हुए सामान को पीछे के खाली स्पेस में व्यवस्थित करने लगे। पीछे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वैन चालक भी उठ गया, हड़बड़ाकर भागता हुआ आया, इन तीनों की मदद करने लगा। चारों ने मिलकर मर चुके आदमी का नीला बैग वैन में लंबवत रखकर उसके दोनों तरफ दोनों थैलों तथा गद्दे की गठरी की टेक लगा दी। सामान को वैन में जमा कर वैन का दरवाजा लगाकर वैन चालक फिर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और बाकी तीनों चबूतरे के पास आ गए। एक आदमी ने जेब से घड़ी और मोबाइल निकालकर चबूतरे के कोने पर रखा और अपने हाथ में पकड़ी हुई सैनिटाइजर स्प्रे की बोतल से उन दोनों सामानों पर स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद उसने स्प्रे बोतल को भी वहीं रख दिया। जैसे ही तीनों चलने को हुए, खड़ी महिला ने अपने हाथ में रखे हुए कुछ नोट उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कुछ आपके लिए। तीनों ने नोटों की तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऊपर का कमरा अच्छे से साफ कर दिया है और सैनिटाइज भी। 2-3 दिन बाद आप यूज कर लीजिएगा कमरे को। तीनों में से वो बोला जिसने बॉडी अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया था। कितने बजे होगा फ्यूनरल? कुछ नहीं कह सकते। अभी जाकर नंबर लगाएंगे, टोकन लेंगे, तभी पता चलेगा कि कितने बजे होना है। सुबह ज्यादा देर लगती है क्योंकि रात भर की रुकी हुई बॉडीज भी सुबह ही आती हैं। 10-11 तो बजने ही हैं। आप इनका नाम और दूसरी जानकारी अभी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अंतिम संस्कार के लिए शमशान पर देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मैसेज करके भेज देती हूँ आपको डिटेल्स, और आपको सुबह कॉल कर लूंगी। मुझे बता दीजिएगा कि कब हो रहा है फ्यूनरल। उस हिसाब से हम यहाँ घर की शुद्धि वगैरह कर लेंगे। खड़ी महिला ने हाथ में पकड़े नोट अपने ब्लाउज में रखते हुए कहा। आदमी ने बस आंखें झपककर सिर हिलाकर स्वीकृति प्रदान की और पलट लिया। उसके पलटते ही बाकी दोनों भी पलटे और अपनी वैन की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में वैन घर घर आई तथा अपने पीछे काला सफेद धुआं और घरघराहट की आवाज छोड़ते हुए गली के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो वैन शमशान के अंदर पहुंच गई। मरे आदमी का शरीर रहवासी मोहल्ले में ले जा नहीं सकते थे, इसलिए तय किया कि रात का बाकी हिस्सा अब शमशान में ही काटा जाए। इन दिनों शमशान इन लोगों के लिए घर आंगन जैसा हो गया है। आते ही चारों ने शमशान में रिकॉर्ड रखने वाले आदमी को नींद से जगाया। दाह संस्कार के लिए नंबर लगवाने लगे। रिकॉर्ड रखने वाला आदमी पिछले 15-20 दिनों से इनका अच्छा परिचित हो चुका है। लावारिस है? रिकॉर्ड वाले आदमी ने रसीद बुक उठाते हुए पूछा। नहीं, लावारिस तो नहीं है, पर घर का कोई साथ नहीं है, लीडर जैसे आदमी ने उत्तर दिया।
लावारिस लिख दूं? पैसे नहीं लगेंगे उसमें। नहीं, बाद में घर वालों को मुआवजा और दूसरे क्लेम्स में परेशानी आएगी। आप तो नाम डाल दो यार। कहते हुए उस आदमी ने अपने मोबाइल पर आया खड़ी महिला का संदेश खोलकर मोबाइल को रिकॉर्ड वाले आदमी के सामने रख दिया। यार पर इसमें तो पैसे लगेंगे, 1000 रुपए। लावारिस ही रहने दो, लावारिस का काम मुफ्त में होगा, कर दूं? टीम लीडर जैसे आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और 500 के 2 नोट निकालकर लापरवाही से खिड़की से अंदर डाल दिए। रिकॉर्ड वाला आदमी रसीद काटने लगा। लो भाई, सुबह 11 बजे का टोकन काट दिया है, 12 नंबर प्लेटफॉर्म का, ये सामने वाले कोने का। रिकॉर्ड वाले आदमी ने रसीद और टोकन देते हुए कहा। चारों टोकन लेकर वैन के पास गए और उसमें रखे दोनों थैले तथा गद्दे की पोटली को वैन से निकाल लिया। शमशान में ही एक तरफ संक्रमित सामग्री को नष्ट करने के लिए एक खड्ड सा खोदा हुआ है। इस खड्ड में संक्रमित सामग्री पड़ी हुई दिन रात जलती रहती है। उन्होंने वो दोनों थैले और पोटली उसी खड्ड की धुआंती हुई आग में फेंक दिए। तीनों सामान गिरते ही आग में हलचल हुई, कुछ चिंगारियां उठी, कुछ धुआं लपका। कुछ ही देर में आग ने तीनों सामानों को लील लिया। चारों वापस रिकॉर्ड वाले कमरे में आकर शरीर पर पहना हुआ नीला आवरण उतारने लगे। अपने अपने आवरण उतार कर चारों ने एक कोने में रख दिए। आवरण उतारने के बाद चारों कमरे के बाहर लगे हुए नल पर हाथ धोने के लिए बाहर चले गए। कुछ है क्या भाई? टीम लीडर जैसे आदमी ने हाथ धोते ही कमरे की तरफ मुंह करते हुए पूछा। हाँ, बहुत तो नहीं है, वो थोड़ी बहुत तो है। आ जाओ हाथ धोकर। रिकॉर्ड वाले आदमी ने प्रश्न का अभिप्राय समझकर अंदर से ही उत्तर दिया। जब तक तीनों हाथ धो रहे थे तब तक रिकॉर्ड वाले आदमी ने कमरे में 1-2 दरियां और बिछा दी और उन पर कुछ सामग्री लाकर रख दी। 2 अधभरी बोतलें, 3 स्टील के गंदले से ग्लास और एक अखबार पर थोड़ा सा नमकीन। इतना ही है भाई। तीनों जब अंदर आए तो रिकॉर्ड वाले आदमी ने कहा, इतने से भी काम हो जाएगा भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। टीम लीडर जैसे आदमी ने दरी पर बैठते हुए कहा। उसके बाद वो पांचों उन बोतलों का तरल उन गंदे गिलासों में डाल डालकर पीते रहे। तरल उतना नहीं था कि वो सब संतुष्ट हो पाते, किंतु वो संतुष्टि के भाव से पीते रहे। वो आदमी जो कुछ देर पहले नाराज था, उसने एक बड़ा सा घूंट हलक से उतारने के बाद मुंह बिगाड़ते हुए कहा, साली। कौन? ये? रिकॉर्ड वाले आदमी ने कुछ उलझन भरे स्वर में बोतल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं, ये कैसे हो सकती है? उस आदमी ने तुरंत उत्तर दिया। तो? रिकॉर्ड वाले आदमी ने पूछा। उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे तो लगा कि अब बोलेगी कि पलंग साफ हो गया है तो उसका उपयोग करके ही जाओ। इस बार नाराज आदमी, वैन चालक और टीम लीडर जैसे आदमी के अलावा जो चौथा आदमी है, उसने नमकीन मुंह में डालते हुए कुछ कड़वे स्वर में कहा, अरे क्या कह रहे हो भाई? रिकॉर्ड वाले आदमी की उलझन और बढ़ गई। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। टीम लीडर जैसे आदमी ने अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर रिकॉर्ड वाले आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, कुछ और लाकर रख देना। तुम्हारा स्टॉक तो हमने ही खत्म कर दिया। अपने लिए भी ले आना और हमारे लिए भी लाकर रख देना। रिकॉर्ड वाले आदमी ने नोट लेकर अपनी जेब में रख लिए। बोतलों का तरल समाप्त होने के बाद पांचों आदमी वहीं लुढ़क कर सो गए। रात का त्रियामा प्रहर भी बीतने को है और उषा का प्रहर अधिक दूर नहीं है। पांचों कुछ ही देर में गहरी नींद की आगोश में चले गए। सात बजे से कुछ पहले टीम लीडर जैसे आदमी का सेलफोन बजा। रिंग की आवाज से वो हड़बड़ाकर उठा। उठकर देखा कि बाहर दाह संस्कार प्रारंभ हो चुके हैं। रिकॉर्ड वाला आदमी अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ है। उसकी खिड़की के बाहर टोकन लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। रात भर के शव इंतजार कर रहे हैं अंतिम संस्कार का। उसी कारण सुबह भीड़ है। नंबर लगा दिया था रात को। जी, सुबह 11 बजे का समय मिला है। आदमी ने कॉल कनेक्ट कर उत्तर दिया। ठीक है,
आदमी ने उत्तर दिया और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। इनको भी उठा दीजिए, मैंने चाय का बोल दिया है लड़के को, आता ही होगा चाय लेकर। रिकॉर्ड वाले आदमी ने पीछे मुड़कर कहा। वो पहले ही जाग कर रिकॉर्ड खिड़की पर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो चुका है। टीम लीडर जैसे आदमी ने अपने साथ आए बाकी तीनों को भी जगा दिया। चारों बाहर नल पर मुंह धोने चले गए। चाय पीकर चारों आदमी रात को उतारे गए अपने नीले कपड़े फिर से पहनकर बाहर आ गए। बाहर आकर चारों उस प्लेटफॉर्म पर चले गए जिस पर 10-12 अंतिम संस्कार एक साथ चल रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म के बाहर भी कई स्थानों पर संस्कार हो रहे हैं। आज संख्या पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में सबसे अधिक है। चारों आदमी अलग अलग बंटकर सहयोगी की भूमिका में आ गए। कोई कहीं लकड़ी जमाने लगा तो कोई किसी बॉडी को शव वाहन से उतरवाने में मदद करने लगा। किसी बॉडी को उठाने वाला ही कोई नहीं था तो एक ही आदमी उस बॉडी को हाथों में उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले आया। पिछले कुछ दिनों से यही सब काम कर रहे हैं चारों, इसलिए एक्सपर्ट की तरह काम कर रहे हैं। इस सिरे से उस सिरे पर दौड़ कर जाते हैं, फिर वहां से इधर आ जाते हैं। यहां इनकी ही तरह के और भी आदमी घूम रहे हैं, नीली पोशाक पहने। 2-3 घंटे तक वो चारों इसी प्रकार चबूतरे पर दौड़ दौड़ कर काम करते रहे। उसके बाद चारों टोकन पर लिखे अपने प्लेटफॉर्म क्रमांक 12 पर आ गए। एकदम कोने का प्लेटफॉर्म। वैन चालक झाड़ू लगाकर जगह को साफ करने लगा और बाकी तीनों आदमी लकड़ी के गोदाम की तरफ बढ़ गए, रसीद दिखाकर दाह संस्कार के लिए लकड़ियां प्राप्त करने। गोदाम से लकड़ियां ला लाकर वो 12 नंबर के प्लेटफॉर्म पर जमाने लगे। आधी लकड़ियां जमाने के बाद उन्होंने कल वाले मर चुके आदमी का शरीर वैन से उतार कर लकड़ियों पर रखा और उसके बाद फिर से बाकी बची लकड़ियों से बॉडी को चारों तरफ से ढकने लगे। उसी दौरान 3 गाड़ियां शमशान के गेट से अंदर आकर उस जगह खड़ी हो गईं जहां इन आदमियों ने अपनी वैन खड़ी की है। गाड़ियों में एक छोटी कार है, एक एसयूवी है जिस पर देश के एक बड़े न्यूज चैनल का लोगो लगा है। तीसरी गाड़ी एक ओबी वैन है, सीधा प्रसारण करने वाली आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग वैन, जिस पर एक डिश एंटीना लगा हुआ है। छोटी कार से रात वाली खड़ी महिला उतरी, एक कम उम्र के लड़के के साथ। लड़का उस कार को ड्राइव करके लाया है। चैनल की एसयूवी और ओबी वैन में से 4-5 आदमी उतरे। एक ठीक ठाक सा दिखने वाला आदमी महिला के पास आकर खड़ा हो गया। बाकी के लोग कैमरा वगैरह निकालने और दूसरे उपकरणों को व्यवस्थित करने में जुट गए। एक आदमी 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर गया और वहां चिता से उठाकर कुछ लकड़ियां वापस नीचे रखने लगा। सुनो, देखो तुम अभी मत रोना, हाँ? अभी स्ट्रांग बने रहना। अग्नि देने तक तुमको स्ट्रांग ही दिखना है। बाद में इसके साथ मिलकर रोने धोने का इमोशनल सीन करना है, समझी? एसयूवी से उतरकर महिला के पास आए आदमी ने निर्देश देने के अंदाज में कहा। अंतिम वाक्य उसने महिला के साथ आए लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, लाइव है सब, हाँ? जरा भी फंबल मत करना, एकदम परफेक्ट चाहिए मुझे सब कुछ। आप भी साथ आइए ना, और अच्छा लगेगा देखने वालों को। अरे पागल हो क्या? मैं कैसे आ सकता हूं? मैं यहां तुम्हारा पति नहीं हूं, न्यूज का ब्यूरो चीफ हूं। मेरे बारे में तो बोलना भी मत लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान, नहीं तो सब काम बिगाड़ दोगे तुम। आदमी ने कुछ डपटते हुए कहा। महिला बस सिर हिलाकर रह गई। तुमको पता है ना तुमको क्या करना है, हाँ? बस तुमको बाद में इसको संभालने की कोशिश करनी है। एकदम इमोशनल ड्रामा करना है, हाँ? कॉलेज की सारी एक्टिंग यहां करके दिखाना मुझे तुम। अपनी बहन के साथ जितना इमोशनल होकर बात करोगे उतना पब्लिक रोएगी। चिल्लाकर तेज आवाज में बातें करना। रो सको तो रो भी देना, ठीक है? मरने वाला इसका पिता है तो तुम्हारा भी तो चाचा है। आदमी ने महिला के साथ आए लड़के से कुछ रूखे स्वर में कहा। उस लड़के ने भी सिर हिलाकर उत्तर दिया। आदमी महिला के कंधे पर हाथ रखकर उसे एक तरफ ले जाकर कुछ समझाने लगा। चारों आदमी प्लेटफॉर्म से दूर रिकॉर्ड वाले आदमी के कमरे में खड़े 12 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं। उनको कैमरे के फ्रेम से बाहर रहने को कहा गया है, क्योंकि उनके फ्रेम में रहने से समाचार का इंपैक्ट कम होना था। इसलिए ये लोग यहां कमरे में आ गए हैं। अपने नीले आवरण उतार कर यहां खड़े हैं चारों। 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो कुछ चल रहा है उसे न्यूज चैनल के कैमरामैन अपने कैमरों से ओबी वैन को भेज रहे हैं।
जहां से पूरे देश में वो सीधा प्रसारित हो रहा है उस न्यूज चैनल पर। कैमरे के सामने खड़ा रिपोर्टर कैमरे के लेंस में आंखें डालकर चीख रहा है, देखिए, ऐसे समय में भी अपने घर से निकलकर आई इस बेटी को सलाम कीजिए, इसके हौसले को, जो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने अपनी जान हथेली पर रख कर आई है। इसका भाई अमेरिका में है, आ नहीं सकता, इसलिए खुद आई है अपने पिता को मुखाग्नि देने और बताने कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। महिला अब चिता से हटाकर नीचे रखती गई एक दो लकड़ियों को जमीन से उठा उठाकर पुनः चिता पर रख रही है। एंकर चिल्ला रहा है, देखिए इस बेटी को जो अपने हाथों से अपने जन्मदाता पिता की चिता सजा रही है। हमारा चैनल सैल्यूट करता है इसके जज्बे को। रिपोर्टर के पीछे 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिला हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर चिता के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। कैमरा रिपोर्टर से हटकर बार बार महिला पर जा रहा है। सब कुछ उस आदमी के निर्देशन में हो रहा है जो कुछ देर पहले महिला को निर्देशित कर रहा था। महिला ने जलती हुई लकड़ी चिता के आसपास लगाई गई सूखी घास पर रख दी है। रिपोर्टर चीख रहा है, ये बेटी उत्तर बनकर सबके सामने खड़ी है। सवाल उठाने से जरूरी है अपने कर्तव्य को समझना। इस बेटी का भाई नहीं आ पाया तो ये स्वयं आगे बढ़कर भाई का काम खुद कर रही है। महिला प्लेटफॉर्म से उतरकर नीचे आ गई। उस जगह खड़ी हो गई है जहां निर्देशित करने वाले आदमी ने मार्क किया था खड़े होने का, जहां से पीछे जलती हुई चिता पूरी नजर आ रही है कैमरे में। महिला यहां आकर अपने साथ आए लड़के के कंधे पर सिर रखकर खड़ी है, रो रही है। देखिए, देखिए एक बेटी के आंसू। जब तक वो अपने दायित्व को पूरा कर रही थी नहीं रोई, लेकिन अब अपने पिता को मुखाग्नि देने के बाद उसके आंसू निकले हैं। पूरी रात हौसले के साथ अपनी मां को दिलासा देती रही, अपने पिता के शव के साथ घर में रही और अब सुबह आ गई है यहां शमशान में, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं ये हौसले की कहानी लाइव। रिकॉर्ड वाले आदमी के कमरे में खड़े चारों आदमियों में से वो टीम लीडर जैसा आदमी रिपोर्टर की बात पर मुस्कुराया। बाकी तीनों ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। समय गुफा में मुस्कुराहट, ये कैसे हो रहा है? आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट चौड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे रिपोर्टर की आवाज ऊंची हो रही है वैसे वैसे आदमी की मुस्कुराहट भी चौड़ी हो रही है। मुस्कुराहट हंसी में तब्दील हो गई है। समय की स्थगित गुफा में खड़ा आदमी अब हंस रहा है, लाइव हंस रहा है। अब हंसने की आवाज भी आ रही है। रिकॉर्ड वाला आदमी और वैन चालक हैरानी के साथ इसको हंसते देख रहे हैं। बाकी तीनों आदमियों के चेहरे पर मुस्कुराहट जैसी लकीरें बन बिगड़ रही हैं। बाहर रिपोर्टर के सिर पर जुनून सा चढ़ गया है। वो यहां से भेजे जा रहे लाइव दृश्यों के साथ चीख चीख कर इमोशनल ध्वनियां भेज रहा है। पूरी दुनिया को रुलाना चाह रहा है वो महिला के साथ, और ऐसा हो भी रहा है। अंदर कमरे में हंसने वाला आदमी अब जमीन पर बैठकर हंस रहा है। अपने हाथों से हंसने की आवाज को रोकते हुए हंस रहा है। इस कोशिश में वो जमीन पर लगभग लेट गया है। आवाज रोक दी है उसने, पर उसका पूरा शरीर हिल हिल कर हंस रहा है। हंसी के कारण उसकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। बाहर महिला को चुप कराने के प्रयास में उसके साथ आया लड़का उसे अपने कंधे से टिकाकर हाथों से उसके सिर पर थपकियां दे रहा है। एकदम इमोशनल सीन बना हुआ है। अंदर हंस रहे आदमी ने मुंह से हाथ हटा लिया है। अब वो खुलकर हंस रहा है। उसकी आवाज बाहर न जाए इसलिए रिकॉर्ड वाले आदमी और वैन चालक ने खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। बाकी दोनों आदमी भी अब धीरे धीरे हंस रहे हैं। हंसने की आवाज छन छन कर बाहर आ तो रही है, पर बाहर एक तो रिपोर्टर ने और तेज आवाज कर ली है तथा अब महिला के साथ लड़के ने भी तेज आवाज में महिला को समझाना शुरू कर दिया है। नहीं दीदी, संभालो अपने आप को।
अंदर के पांचों आदमी अब हंस नहीं रहे हैं। अब वो जोर जोर से रोना शुरू कर चुके हैं। एक दूसरे से लिपटे हुए पांचों तेज आवाज में रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। लेकिन उनके रोने की आवाज भी किसी को सुनाई नहीं दे रही है। बाहर खड़े लोगों को बस दो आवाजें सुनाई दे रही हैं। पहली तो रिपोर्टर की आवाज, ये देखिए, वो देखिए, ऐसा आपने नहीं देखा होगा, ये पहली बार हो रहा है। सवाल सरकार से नहीं, अपने आप से पूछिए। अधिकारों से पहले कर्तव्यों को याद कीजिए। ये नए भारत की बेटी है। सलाम, प्रणाम, सैल्यूट, नमन, वंदन, अभिनंदन, गर्व, गर्व, गर्व। और दूसरी आवाज महिला के साथ आए हुए लड़के की तेज आवाज, जो धीरे धीरे रिपोर्टर से भी ऊंची होती जा रही है। रिपोर्टर द्वारा परोसा जा रहा गर्व मोबाइल फोन्स में दौड़ने लगा है। संदेश दौड़ने लगे हैं गर्व के। अंदर के पांचों आदमी रोते हुए एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। ऊपर से देखने पर वो पांच आदमियों की जगह जमीन पर बिछा हुआ कोई नक्शा नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हंसने वाला आदमी बीच में है तथा तीन आदमी ऊपर की तरफ उसके साथ गुथे हुए हैं, और वैन चालक उनसे किसी रेखा की तरह जुड़कर दीवार तक फैला हुआ है। पांचों एक साथ रो रहे हैं। पांचों आदमी अब पूरी ताकत से रो रहे हैं, मगर उनकी आवाज बहुत सी गर्व भरी आवाजों में दबती जा रही है। उनके रोने की आवाज को दबाता हुआ बाहर से लड़के का स्वर अब बंद पड़े खिड़की दरवाजों की दरारों से कमरे के अंदर पहुंच रहा है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। तेज चिल्लाकर रोने के कारण पांचों आदमियों के गले अब जवाब दे चुके हैं, मगर वो जमीन पर उसी तरह नक्शे की तरह बिछे हुए अब भी बेआवाज रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में पंकज सुबीर की कहानी स्थगित समय गुफा के वे फलाने आदमी। ये कहानी हंस पत्रिका के फरवरी 2022 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Vivek Rathi. He's the Director of Research at Knight Frank India. They discuss the increasing importance of real estate and the post-pandemic consumer choices. On Smarter with Sid, Sid explains the art of visualization. On Marathi Khidki, the Deshmukhs explain the importance of teachers in everyone's life. On Do What Floats Your Boat, Danish is joined by graffiti artist Zake. They talk about what led Zake to choosing street art as a profession. And on A Sip of Finance, Priyanka lists 4 reasons why we delay insurance and the solutions to overcome them. Once again, I'd like to remind you all that we've got some exciting merchandise out there for you guys. Go to the IVM Podcast website and click on the shop tab and check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. We're also on YouTube. Do remember to check out a bunch of our channels over there. And also remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please tell a friend. Word of mouth is very, very helpful for spreading the word. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible.
Hello there, this is Danish Said and I'm hosting a new podcast called Do What Floats Your Boat by Boat Lifestyle, where I explore the alternative lives of a new India. Every Thursday, I am talking to people who follow their dreams even if they're unconventional, and they've managed to build a community for like-minded people. We speak with trendsetters like Ruhi Dosani, Shantanu Maheshwari, Mithpat and even Aman Gupta. Tune in to new episodes on the IVM Podcast app and website, the Boat YouTube channel, or actually wherever you get your podcasts from.